हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गोल। आज हम इस वीडियो में अपना जो चैप्टर 11 चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे, जिसका नाम था फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत सारा फोर्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जैसे देखा कि फोर्स के लिए हमें इंटरेक्शन शो करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है उस थिंग के साथ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इंटरेक्ट होता है। एक इंटरेक्शन होता है कॉन्टेक्ट, एक होता है विदाउट कॉन्टेक्ट। ओके, तो हम आज यहाँ पे दो तरह के फोर्स देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकंड देखेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो फर्स्ट हम चलते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की तरफ। कॉन्टेक्ट फोर्स, किसी भी चीज से कॉन्टेक्ट करना, बिल्कुल उसको टच करके, ठीक है। टच करेंगे कभी कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स। किसी भी चीज को फोर्स क्या होता है, सबसे पहले तो पुश एंड पुल फोर्स होता है, ठीक है। अब वही पुश और पुल हम कांटेक्ट के थ्रू करें, कांटेक्ट करके करें उस थिंग के साथ, तो वो क्या हो गया, कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैं इस पेन को उठा रही हूँ, ये भी एक फोर्स के कारण ही उठा रही हूँ, चाहे ये छोटा सा है फिर भी इस पे लग तो फोर्स ही रहा है। तो मैं इसको उठा रही हूँ या मैं इसको पुश कर रही हूँ या इसको अपनी तरफ ले जा रही हूँ, तो ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। मैं इसके कांटेक्ट में आके फोर्स शो कर रही हूँ। अब कांटेक्ट फोर्स भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है मस्कुलर, सेकंड होता है फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब मस्कुलर फोर्स की तरफ चलते हैं। अब मस्कुलर फोर्स क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या इन्वॉल्व है, मसल्स इन्वॉल्व है। हम किसी भी चीज को उठाएंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो हमें ताकत कहाँ से कौन दे रहा है, हमारी बॉडी के अंदर मसल्स जो है वो इन पे वर्क कर रही है, जिसके कारण हम फोर्स लगा पा रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स। हम किसी भी बॉक्स को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ड्रॉर खोल रहे हैं, तो उसमें क्या आया, मसल्स ने काम किया। हम किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं, चाहे हम जैसे मान लो हम बैट बॉल खेल रहे हैं, ओके, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो हमने फोर्स किस पे लगाया, उस जैसे बैडमिंटन खेल रहे तो रैकेट पे लगाया, ओके। अब वो फोर्स आया कहाँ से, रैकेट ने तो कॉक को मारा, पर रैकेट पे फोर्स आया कहाँ से, हमारे हैंड से। मसल्स ने रैकेट को पकड़ रखा है तभी तो फोर्स लगाया, ठीक है। वो भी एक तरीके से कांटेक्ट ही तो कर रहा है, विदाउट कांटेक्ट तो नहीं हो रहा है कि मैं ऐसे रैकेट लेके खड़ी हूं, अब फोर्स नहीं लगा रही हूं तो भी कॉक बहुत दूर चला जाएगा या पार्टनर 2 के पास चला जाएगा, ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे क्रिकेट में होता है कि मैं अगर बैट बॉल खेल रही हूँ, बैट पे फोर्स लगा रही हूँ, तो ये भी एक कांटेक्ट फोर्स है कि मैं डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आके उसको टच करते हुए फोर्स लगा रही हूँ। किसी भी बॉक्स को पुश कर रही हूँ तो उसको टच करके कर रही हूँ, और उसमें काम कौन दे रहा है, मेरी मसल्स काम कर रही है, तो वो कौन सा फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स। अब सेकंड आता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है, हम जो भी फोर्स लगाते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। हम आगे भी पढ़ेंगे जब नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ेंगे ग्रेविटी का, कि हर वस्तु अपना एक फोर्स लगाती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होगा, हम किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो बाय एयर या छोटे छोटे कण, हर एक चीज एक विपरीत दिशा में फोर्स लगा रही होती है, ठीक है, वो फ्रिक्शन होता है। जैसे हमने बॉल फेंका, अब वो बॉल धीरे 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 एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, ओके। उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, उसका स्पीड भी चेंज हो सकता है। डायरेक्शन और स्पीड को मिला के ही तो हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, ओके। तो फ्रिक्शन क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है, और ये भी बाय टच ही होगा, कांटेक्ट में आकर ही होगा। अब कैसे, मैं इस बॉक्स को पुश कर रही हूँ इधर, तो इधर से विपरीत दिशा में एक और जिसको हम देख नहीं सकते पर वो टच करने पर ही होगा, एक और फोर्स लग रहा है, वो कांटेक्ट में आने पर ही होगा, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन, ओके। जैसे मैं हवा में बॉल फेंका, हवा में बॉल फेंका तो धीरे धीरे बॉल आगे जाके वो नीचे आएगी, वो किसी और फोर्स के कारण आएगी, पर उसकी स्पीड कहीं ना कहीं तो कम होगी। तो वो क्यों कम होगी, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन हवा के कण भी लगा सकते हैं। जमीन पे अगर हम किसी चीज को घसीटते हैं तो वो जो रगड़ होती है ना, जो रगड़ खाती है, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो रगड़ के कारण क्या होता है, वो विपरीत दिशा में हमें फोर्स दे रहा है।
तो आए आप समझ में कि फ्रिक्शन क्या है। तो कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, रगड़ के कारण जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन। एंड मस्कुलर फोर्स तो हम जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि मसल से हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये दोनों फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। अगर इसमें जमीन कांटेक्ट ना करे, हवा कांटेक्ट ना करे, तो फिर रगड़ तो किसी चीज से खाएगा नहीं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, चाहे हमें नहीं दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, पर कांटेक्ट हो रहा है, रगड़ खा रहा है, जिसलिए ही ये फ्रिक्शन हो रहा है। तब आगे चलते हैं, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसमें थिंग किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगी। कांटेक्ट मीन्स टच नहीं होगा, इंटरैक्शन होगा, चाहे वो हल्का सा दूर हो। जैसे हमने कल देखा कि अगर हमें गाड़ी को पुश करना है तो हमें उससे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। गाड़ी ऐसे पुश नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है। तो वो तो हो गया कांटेक्ट फोर्स। ओके, अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में किस तरीके से थिंग इंटरैक्ट करेगी वो हम देखेंगे। वो बहुत दूर से नहीं होगा, वो थोड़ा पास में ले जाके होगा, और उसकी जो आयाम होते हैं, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो कम ही स्पेस के लिए होता है। ये नहीं है जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स में फर्स्ट आ जाएगा अपना मैग्नेटिक फोर्स। कभी आपने चुंबक लिया हो, मैग्नेट लिया हो, तो कभी देखा होगा फटाक से चिपक जाती है, यस, अट्रैक्ट हो जाती है। और कभी देखा होगा कि वो हम कितना भी अट्रैक्ट करना चाहे, उनके बीच में एक हवा वाला स्पेस रहता है, वो आपस में मिलती नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। या पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो जब साउथ एंड साउथ पोल एक साथ आएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम पोल अगर एक दूसरे को पास आएंगे तो वो रिपेल करेंगे। अब आपने ये भी देखा होगा, जो हम पहले बात कर रहे थे, कि इंटरैक्शन होगा, पर बहुत दूर से नहीं। यहाँ से आप मालूम नहीं कर सकते कि एक दूसरे को दूर भेज रही है, या अट्रैक्ट कर रही है, या रिपेल कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है। ओके, ये हम थोड़ा पास में लाएंगे तब मालूम होगा कि उनका जो कार्य करने का जो स्पेस है वो कम होता है, पर वो काम करती है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने ले लिया दूसरा चुंबक लिया, जिसमें साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम पोल है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। ओके, ये नहीं कि मैं यहाँ लाई वो झट से यूं चले गए, ऐसे नहीं होगा, पर वो पास में लाते ही जब उनमें इंटरेक्शन होगा तो वो इस टाइप का होगा। तो ये क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स की श्रेणी में आ गया। अब जैसे आपकी बुक्स में है कि एक जो चुंबक है उसके नीचे या तो रॉड रख दो या पेंसिल रख दो, 2-3 पेंसिल रख दिया है। हम अगर सेम पोल लेके जाएंगे तो वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ओके, हम मैग्नेट का सेम पोल इसके आगे लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने रिपल्शन शो किया है। ओके, लेकिन हम उसके अपोजिट एंड को लेके जाएंगे तो वो और ज्यादा पास आ जाएगा। तो इंटरेक्शन तो हुआ है, और विदाउट टच इंटरेक्शन हुआ है। इस यहाँ पे किसी टच ने काम नहीं किया है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो वो किसके अंतर्गत आया, वो इंक्लूड करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर। आया ये समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ओके, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इसमें मैंने क्या किया, इसको एक एग्जांपल से समझते। मैंने एक टेबल लिया, ठीक है, ये मैंने एक टेबल ले लिया। ओके, अब मैंने एक पाइप रहता है, प्लास्टिक पाइप, जिससे आप जूस वगैरह पीते हैं या कुछ भी, प्लास्टिक पाइप है,
उसको मैंने दो भागों में बांट लिया। ठीक है, अब 2 भागों में जब मैंने उसको बांट लिया कैंची से कट करके, तो एक को तो मैंने लगा दिया टेबल पे, रोप की सहायता से मैंने इसको यहाँ लटका दिया। अब एक को अपने हाथ में रखा। अब मैंने क्या किया, उसको एक पेपर से रगड़ा। क्या किया, रगड़ा। तो हम जैसे नाम से ही बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो रगड़ते क्या पैदा होता है, चार्ज पैदा होता है, गर्माहट होती है। अगर हम किसी भी प्लास्टिक के पाइप को किसी पेपर से हम रगड़ेंगे तो क्या हो गया, चार्ज उस पर आ जाएगा। तो इसको तो हमने चार्ज कर लिया है। ओके, अब ये इसको हमने चार्ज नहीं किया है, तो चार्ज करने पे क्या हुआ, एक विदाउट चार्ज वाला है, एक चार्ज वाला है। तो जब मैं इनको पास में लेके आई तो यहाँ पे इनका एक इंटरेक्शन हुआ और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। एक चार्ज है, एक नॉन चार्ज है। तो क्या हुआ, जब दोनों अपोजिट मिलते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेट में भी ऐसा ही था, अपोजिट मिलते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। और हम नेचुरल फिनोमिना भी यह है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। यस, तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। पर अब मैंने क्या किया, इसको भी चार्ज कर लिया। ठीक है, इसको भी पेपर से मैंने रगड़ दिया, तो ये भी चार्ज हो गया, इस पे भी चार्ज आ गया। तो अब क्या होगा, वापस से इंटरेक्शन होगा, थोड़ी सी दूर से, विदाउट कांटेक्ट इंटरेक्शन होगा। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। यस, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों चार्ज है, दोनों सेम चीज होगा। ये भी चार्ज है, वो भी चार्ज है। भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है मेरे पास भी, जितनी पावर तुम्हारे पास भी मेरे पास भी, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। ठीक है, अब ये नॉन चार्ज था पहले, तो नहीं मुझे चार्ज होना है तो तुम मेरे पास आओ। ओके, तो इस तरीके से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स। यहाँ पे ये वाला फिनोमिना याद रखना। अब हम थर्ड फोर्स पे आते हैं। अब ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, टच नहीं हुआ तो नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ गया। मैग्नेटिक फोर्स में भी टच नहीं किया तो कौन सा आ गया, नॉन कांटेक्ट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है कि पृथ्वी से आता है, अर्थ से हम अर्थ का होता है, सब चीज का एक अपना ग्रेविटेशन होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है या फिर रिपेल करती है। ठीक है, तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपने शुरू से पढ़ा है कि अर्थ का है। ओके, अब अर्थ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके द्वारा ही हम इस पे चल पाते हैं। ठीक है, पर हम तो इसको टच कर रहे हैं, ये तो कांटेक्ट फोर्स में आ जाना चाहिए। नहीं, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है क्योंकि अर्थ के अंदर है। तो इस चीज को छोड़ के कि हम चल रहे हैं, इस चीज को छोड़ के कि इस पे गाड़ी चल रही है, क्योंकि उसके लिए स्पेस भी तो चाहिए हम चले। जैसे चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है तो हम हवा में उड़ते हैं, हम सही से नहीं चल पाते, वॉकिंग नहीं कर पाते, गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। ओके, वो हवा में ही चलेगी। पर जैसे ये पेन है, मैं इसको ऊपर फेंकती हूँ या नीचे फेंकती हूँ या ऊपर फेंकती हूँ, एंड लास्ट में क्या होगा, ये नीचे जमीन पे जाके ही गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो रहा है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे आइंस्टीन ने बताया, उसी ने ग्रेविटेशन का ये खोज किया कि भाई ये क्या है, एप्पल ऊपर क्यों नहीं जा रहा, भाई नीचे ही क्यों गिर रहा है। वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उसने देखा एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही नीचे गिर रहा है। ओके, इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ भी चीज हो, बॉल हो या कुछ भी थिंग हो, हम ऊपर फेंके या हमारे हाथ से छूट जाए तो वो क्या करती है, नीचे गिरती है। तो उसमें क्या हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ कि वो नीचे जा रही है। चीज कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, जमीन पे जा रही है। तो ये नॉन कांटेक्ट हुआ। यस, क्योंकि थिंग तो ऊपर है, पेन तो ऊपर है, अब मैं इसको गिरा रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है, तो कांटेक्ट हुआ कोई, नो, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी ये नीचे जा रही है। वो किसके थ्रू जा रही है, एक फोर्स लग रहा है जिसको हमने नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने नहीं, साइंटिस्ट ने नाम दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो उसके थ्रू ही नीचे जा रही है। तो ये भी कौन सी, हम किस में इसको इंक्लूड करेंगे,
नॉन कांटेक्ट फोर्स में हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो हमने दो चीज अभी पढ़ा, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में पढ़ा हमने मस्कुलर एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मस्कुलर मसल से तो हम कर ही रहे हैं भाई, ओके। फिर नॉन कांटेक्ट में हमने देखा मैग्नेटिक, फिर उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद हमने देखा ग्रेविटेशनल, ओके। अब इसके बाद हम आगे का टॉपिक लेते हैं जो है प्रेशर। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अब हमारा टॉपिक है प्रेशर, इसी चैप्टर का है नेक्स्ट टॉपिक। जैसे फोर्स एंड प्रेशर है तो हम प्रेशर को देखेंगे। अब प्रेशर क्या है, उसमें भी ताकत ही लगाना है, ओके। तो फोर्स भी क्या है, उसमें भी हमें ताकत लगाना है। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे हम किसी भी बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं तो हमने फोर्स लगाया, ठीक है, और वो जिस एरिया में पुश कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगा, वो प्रेशर लगा। उस एरिया पे जो हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान के चलो ये फिर से बॉक्स लेते हैं अपन, है ना, यहाँ इस जगह से फोर्स लग रहा है, मैं इसको किसी चीज के थ्रू फोर्स दे रही हूँ, मैं हाथ के थ्रू नहीं दे रही हूँ, है ना, क्योंकि हाथ तो दो जगह लगेगा, दो हाथ है तो उसको अब छोड़ के मैं मान के चलो किसी लकड़ी की गट्टे से इसको फोर्स दे रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ, भैया आगे सर के इस डायरेक्शन में, भैया आगे सर के। तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी फोर्स लगेगा इसी को हम प्रेशर बोलेंगे, बस इस पर्टिकुलर एरिया में, ओके। फोर्स तो हम दे रहे हैं, लकड़ी के गट्टे से हम उसको फोर्स कर रहे हैं, पर एक पर्टिकुलर एरिया में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। तो फोर्स क्या हो गया, सॉरी प्रेशर क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। इसको हम ऐसे देखते हैं, प्रेशर क्या हो गया, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स होगा प्रेशर भी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, जितना कम ये होगा उतना कम ये होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। जबकि प्रेशर क्या हो गया, एरिया के क्या हो गया, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जितना प्रेशर हम बढ़ाएंगे एरिया कम करना होगा, क्योंकि कम एरिया में हम ज्यादा प्रेशर लगा पाएंगे, ठीक है। इसको अपन किस एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कील के एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये कील है, ओके। अब ये कील है, अगर मैं इसको उल्टा किसी चीज में ठोकूं, कितना भी दम लगा वो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहीं से ये प्रेशर देगा ना। अगर उसके हेड से मैं ठोक रही हूँ दीवार पे तो प्रेशर कहाँ से लगा, इधर से तो मैं इसको मार रही हूँ, और ये चीज दीवार पे प्रेशर देगी, यस, तो ये अंदर नहीं जाएगी क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है उसके हिसाब से, फोर्स के हिसाब से। और अगर मैं इस तिकोने को लगाती हूँ दीवार में और हेड से उसका प्रेशर देती हूँ तो वो अंदर जाएगा। इतना चौड़ा ना लेके हम थोड़ा सकड़ा ले लेते हैं, भाई इसका हेड टूट गया है और ये नीचे से तो थोड़ा चौड़ा है, ये हेड टूट गया है मान लो, क्योंकि वो गोल है, आप लोग बोलोगे तो गोल है, ठीक है। तो अब ये अंदर जाएगा, यस जा सकता है, क्योंकि इसका हेड तो हट गया, यहाँ से भी ये गोल है, जिस तरीके से यहाँ से गोल है, बस यहाँ से कम गोल है, यहाँ से ज्यादा गोल है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारा प्रेशर डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, पर इजीली कहाँ से अंदर जाएगा, इस जगह से अंदर जाएगा जहां से ये पॉइंटेड है, क्योंकि जैसे एरिया कम हो गया, यहाँ पॉइंटेड है, ये एरिया कम हो गया, यहाँ का एरिया ज्यादा है, ये बड़ा है, ये एरिया कम है, तो एरिया कम होते ही क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया और वो अंदर चला जाएगा, यस। एरिया कम होते क्या हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया और वो अंदर चला जाएगा। जैसे हम एरिया बढ़ा देते हैं, अगर ये नीचे का चीज बड़ा है तो ऊपर का चीज अपने आप क्या होगा, छोटा हो जाएगा, प्रेशर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम चाकू से कुछ भी सब्जी काटते हैं तो कितने तिकोने चाकू होते हैं, वो क्यों होते हैं, ताकि इजीली सब्जी को हम छील दें, पील कर दें। अगर उसी जगह हम पुराना चाकू ले ले जो ब्लंट है, जिनमें धार अच्छा नहीं, तो कितना मुश्किल आता है ना। और साथ में
सब्जी अच्छे से छिल भी नहीं पाता है, सब्जी का अधिकतर पार्ट उसमें चला जाता है छिलके में। तो ये फर्क होता है एरिया एंड प्रेशर के बीच में, कि मतलब ये रिलेशन होता है एरिया एंड प्रेशर के बीच में। अब फिर से समझते हैं कि अगर एरिया कम है, क्या है, एरिया कम है, छोटा है, तो प्रेशर अपने आप तेज लगेगा, क्योंकि हम तो फोर्स दे रहे हैं। प्रेशर तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, ओके, हम तो ओनली फोर्स कर रहे हैं। तो प्रेशर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया पे ही लगता है, उसे ही हम प्रेशर बोलते हैं। फोर्स का वो रूप जो एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। एंड प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी फोर्स लगेगा इज कॉल्ड प्रेशर, ओके। तब आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझाऊंगी, आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि कौन सा चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको दोबारा समझाऊंगी, ओके। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर है वो हमने सॉलिड थिंग में तो देख लिया कि प्रेशर शो कर रहा है। अब गैसेस एंड लिक्विड में भी देख लेते हैं। अब पहले लिक्विड में देख लेते हैं, लिक्विड प्रेशर शो करता है या नहीं करता है भाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमने एक बॉटल लिया, ठीक है। अब इस बॉटल को यहां से हमने क्या किया, एक बलून जोड़ दिया इससे, ठीक है। क्या जोड़ा, बलून जोड़ दिया। अब इसमें हम पानी भरते चले गए, पानी भरते चले गए, या एक ट्यूब ले लो बॉयल जो दोनों तरफ से खाली हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बलून जोड़ दो, आप पानी भरते जाओ, किसी दूसरे से बोलो कि तुम पानी भरो, तो क्या होगा, ये नीचे पानी जाता जाएगा और ये धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाएगा। यस, ऐसा ही होना है। तो क्यों होना है, क्योंकि वाटर प्रेशर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, वाटर प्रेशर शो कर रहा है, वो अंदर जाके प्रेशर शो कर रहा है। अब ये तो होगा बिल्कुल बॉटम वाली लाइन में, तब भाई साइड में, अब भाई वाटर आएगा अंदर तो नीचे तो प्रेशर दिखाएगा ऐसे ही, क्योंकि सारा पानी तो हम अंदर ही भर रहे हैं, तो नीचे प्रेशर दिखाएगा। इस एक और एग्जांपल से समझते हैं कि वाटर कहाँ कहाँ भी प्रेशर दिखाता है। जैसे वही हमने बॉटल ले ली, इसको तो यहीं बना रहने देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक ट्यूब जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, एक ट्यूब जोड़ दिया। अच्छे से जोड़ना है, लीकेज नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रबड़ बलून लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम इसमें पानी डालेंगे वैसे वैसे ये भी बड़ा होता जाएगा, ओके। तो इससे क्या हुआ, वो लेटरल साइड में भी अपना प्रेशर शो करता है, लेटरल दीवार पे भी अपना प्रेशर शो करता है। तभी तो यहाँ खड्डा था, तभी तो पानी इधर गया। अगर वो दीवारों पे प्रेशर शो नहीं करता, अगर सिर्फ वो बॉटम पे प्रेशर दिखाता, तो ये बढ़ता नहीं। पर पानी जहां जहां गया वो यहाँ पे भी करेंगे तो यहाँ पे भी फुग्गा फूलेगा। क्यों फूलेगा, क्योंकि वो हर दीवार पे अपना जहां तक पानी भरेंगे वो अपना प्रेशर दिखाएगा, और जितना पानी भरेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक और इससे समझते, एक और बॉटल लिया हमने, ठीक है। अब उसका क्या किया, हमने सेम हाइट पे 3-4 होल कर दिए, ठीक है, 4 होल कर दिए मान के चलो। अब हम इसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो पानी है, लिक्विड है, वो दीवारों पे क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। दीवार पे क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है, जो भी उसकी दीवार है। ये गोल समझना आप कि प्लास्टिक की बोतल लिया है, वो दीवारों पे अपना प्रेशर डाल रहा है, तो पानी क्या आएगा, सेम स्पीड से और सेम क्वांटिटी में बाहर आएगा, अगर सेम हाइट पे किया है। इसी को हम डिफरेंट हाइट पे कर दे, एक को यहाँ कर दे, एक को यहाँ कर दे, एक पे यहाँ कर दे, तो पानी तब भी बाहर आना है। यहाँ तक अगर पानी भरा है तो पानी यहाँ से भी बाहर आएगा, क्योंकि अब पानी भर गया है तो प्रेशर तो होगा। अब प्रेशर दे रहा है और वहां होल कर दिया, तभी तो वो बाहर आ रहा है। अगर वो बंद होता तो हमें क्या मालूम पड़ता कि वो प्रेशर दे रहा है या नहीं, ओके। तो ये क्या हो गया, प्रेशर दे रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, लिक्विड डिड शो प्रेशर, ठीक है। सॉलिड करता है हमने देखा, लिक्विड करता है ये भी देखा। अब गैसेस करती या नहीं करती ये भी देखते हैं। तो गैसेस भी करती है भाई, हम बलून फुलाते हैं, हमने हवा अंदर डाला तो वो गैस ही तो है, या हमने किसी भी गैस से बलून फुलाया। तो अब वो क्या हो गया, जैसे ही हमने बलून को ब्लो अप किया तो वैसे क्या हुआ, उसके अंदर गैस भरी हमने। अब गैसेस ने क्या किया, प्रेशर दिया। क्या दिया, प्रेशर दिया, ओके। किस पे दिया, बलून की सभी दीवारों पे प्रेशर दिया। इसी के कारण क्या हुआ,
वो बलून फूला, देखा होगा कि बलून कितना एक्सपेंड हो जाता है ना। अब यही अगर मैं कर दूं, जैसे हमने बॉटल में छेद किए, वही मैं इसमें छेद कर दूं, बलून्स में 3-4 छेद बना देती हूँ, तो क्या वो फटाक से फूल पाएगा? नहीं फूलेगा, और फूल भी जाएगा तो फिर से पिचक जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एयर ने उस पर प्रेशर डाला। एयर क्या है? गैसेस का एक रूप है। तो एयर ने बलून्स की दीवारों पे प्रेशर डाला, इसलिए वह तो फूला। और अगर उसमें होल कर दिया तो वापस वो हवा बाहर निकल रही है, प्रेशर के थ्रू ही बाहर निकल रही है। ओके, तो अब हम ये समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? हमने देखा है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारे चारों तरफ गैसेस है, एयर है, हम एयर से सराउंडेड है, और ये सब मिलकर ही हमारा एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर फॉर्म हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहीं से आया है। जब एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर उत्पन्न होता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पर हम इसको काउंट कैसे करेंगे? हम इसको एक यूनिट एरिया के थ्रू काउंट करते हैं कि ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी आपने पढ़ा है कि हर चीज का अपना एक ग्रेविटी होता है, हर थिंग का अपना एक ग्रेविटी होता है। तो हम एक यूनिट एरिया को लेके चलेंगे। तो ग्रेविटी के कारण जो भी एक यूनिट कॉलम एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये कॉलम अगर हम अपने सर पे रख दे, यही कॉलम, और इसका हाइट 50 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है, तो ये 225 किलो का हो जाता है। ठीक है, अब 225 किलो का कोई भार अपने ऊपर रख देगा तो अपन तो नीचे ही दब जाएंगे। यस, और सब तरफ से अपने फोर्स लग रहा है, ओके, प्रेशर लग रहा है, तो हम क्यों नीचे नहीं दब रहे? क्योंकि हर एक जने का अपना एक प्रेशर होता है, तो हमारी बॉडी भी एक प्रेशर शो करती है। अगर सेम डायरेक्शन में करेगी तो नीचे दब जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? जैसे ऊपर से हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो हमारी भी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर दे रही है, तभी हम नीचे बरीड नहीं हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे है, नहीं तो मुझे तो नीचे बरीड हो जाना चाहिए, धीरे 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 नीचे धस जाऊंगी। तो वो क्यों नहीं धस रही हूँ? क्योंकि जो प्रेशर है, हमारी बॉडी भी प्रेशर शो कर रही है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए आपको एक बताती हूँ। आपने हुक देखा होगा या अपने बच्चों के खिलौने देखे होंगे, जिसमें क्या होता है, ऐसे दीवार पे पुश करे तो वो चिपक जाता है। तो उसके बीच में क्या हुआ, बाकी एयर बाहर आ जाती है, हल्का सा एयर उसके अंदर रह जाता है, तो वो क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एयर ने क्या किया? उस पर प्रेशर शो किया। हम फिर से खींचते हैं तो कैसे खिंचाई में आता है ना? जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि मिक्सर वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, तो मिक्सर है, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं कि उनके नीचे वो राउंड वाले होते हैं हुक्स। अगर वहां पे मैंने मिक्सी रखा तो वहीं पे चिपक जाएगा। कपड़ा नहीं होना चाहिए, ओके, जमीन होना चाहिए या प्लास्टिक का कोई चीज होना चाहिए, तो चिपकता है। क्योंकि उसका भी इंटरेक्ट करने का तरीका सबके साथ अलग होता है ना? तो वो कपड़े के साथ इंटरेक्शन इतना शो नहीं करती है, थोड़ा बहुत करती है अगर उसके नीचे और लकड़ी या प्लास्टिक को चिपकना एकदम। तो अब क्या हुआ? हवा चली गई, थोड़ी हवा निकल गई, थोड़ी उसके अंदर रहेगी, तो क्या हुआ? प्रेशर फॉर्म हुआ। तो प्रेशर के कारण वो क्या होता है? चिपक जाता है। तो ये क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में गैसेस हो गया, कुछ भी हो गया, एयर हो गया, ओके, अगर वो किसी टाइप का प्रेशर शो कर रही है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। अब फोर्स क्या हो गया? फोर्स प्रेशर का एक बड़ा रूप है, ऐसा नहीं बोलेंगे, पर प्रेशर फोर्स का एक छोटा रूप है। वो किसी एक यूनिट एरिया में लगेगा। हमने देखा प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो वो एक यूनिट एरिया में लगेगा, उसको हमने प्रेशर बोल दिया। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बस इतना सही है कि ग्रेविटी जो फोर्स होता है उसको लेकर अगर हम देखें एक कॉलम में कि एक यूनिट एरिया में हम देखें कि एक फोर्स, एयर एक फोर्स लगा रही है, वो ही प्रेशर कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एयर एक प्रेशर दे रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एयर एक प्रेशर दे रही है, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, समझ आया? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।